हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला बच्चों। तो बच्चों, इस डीएलएड पाठशाला में आपकी डीएलएड बीटीसी की सभी विषयों की पढ़ाई होती है, बिल्कुल ही आसान भाषा में और एकदम एग्जाम के हिसाब से। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ताकि हर टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस जिसमें सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो, एकदम सही चैनल पे आ गए हो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, शेयर करें एक दूसरे को, ग्रुप ज्वाइन कर ले हमारे टेलीग्राम नोट्स के लिए। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास। ठीक है, बाल विकास की आज सेकंड लास्ट क्लास है, समझे। सेकंड लास्ट क्लास मतलब आज क्लास है 20, कल होगी 21। ठीक है, 21 क्लास जो होगी, 21वीं क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, आधा घंटे के ऊपर हो सकती है आज की क्लास। ठीक है, अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, पहले रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, फिर आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो फिर बच्चों, सैटरडे यानी शनिवार को आपकी खत्म हो जाएगा बाल विकास। अब फिर आप बताइएगा आपको कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना है। ठीक है, चलो बच्चों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। चलो आ जाओ, रिवीजन कर ले पहले कल का। हाँ जी, तो कल हमने क्या पढ़ा था, जेडपीडी। जेडपीडी क्या होता है, समीपतम संभावित क्षेत्र। पेन आ गया है इससे। जी हाँ, तो जेडपीडी आपका समीपतम संभावित क्षेत्र होता है। ठीक है, वह क्षेत्र जहां बच्चा शिक्षक की मदद से या पेरेंट्स की मदद से सीख सकता है। समझे, सीख सकता है। अभी सीखा नहीं है, वो खुद से नहीं कर पाएगा वो काम, लेकिन वो हाँ किसी की गाइडेंस से वो काम कर लेगा। ठीक है, तो उसी को, वो क्षेत्र को आपको जीपीडी कहते हैं। समझे, क्या कहते हैं, जीपीडी, सेटपीडी। ठीक है, फिर आता है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या होता है, सीखने का जो वक्र होता है। ठीक है, यानी सीखने की गति को दिखाने वाला जो ग्राफ होता है, उसी को लर्निंग कर्व कहते हैं बच्चों। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। पठार क्या होता है, तो जब सीखने की गति रुक जाती है, ना बढ़ती है ना घटती, एक ही जगह पर रुक जाती है, तो उसको पठार कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, एक ज्ञान को दूसरे पर असर सकारात्मक तरीके से हो सकता है, नकारात्मक और तटस्थ यानी जीरो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारी लास्ट क्लास, उसका रिवीजन हमने कर लिया है। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, पहले पढ़ते हैं अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। पहला टॉपिक है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो मोटिवेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के मूवियर मूवियर से लिया गया है। किसके, मोटिवेशन जो है आपका, वो मूवियर शब्द से लिया गया है, लैटिन शब्द से। इसका मतलब होता है कि चलना या गति करना। क्या करना होता, मतलब चलना या फिर गति करना। अब देखते हैं अभिप्रेरणा का क्या है, क्या होता है। तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन एक ऐसी आंतरिक शक्ति है। क्या है, आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए अंदर से प्रेरित करती है। क्या करती है, अंदर से प्रेरित करती है उसको। किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए अंदर से प्रेरित करती है, उसी को क्या कहते हैं, आपकी अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन कहते हैं बच्चों। यह हमें किसी कार्य की तरफ आकर्षित करती है। जो हमारा कार्य होता है उसकी तरफ हम इसको आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है, और उसे पूरा करने की ऊर्जा देती है। क्या करती है, जैसे आप वीक पड़ गए, आपका पठार आ गया ना। पठार जानते हो ना, कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, आपका पठार आ गया। तो आप उसमें मोटिवेशन, अभिप्रेरणा आप उसको देंगे उस व्यक्ति को, तो वो उसमें ऊर्जा आएगी। ठीक है, फिर वो कार्य करने के लिए, वो चीज सीखने के लिए वो और आकर्षित करेगी, और आप में एनर्जी बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी उसको। फिर आप जोश से आप वो काम करोगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा हो गया। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार क्या होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में क्या क्या हो सकता है, या तो सकारात्मक हो सकता है या तो नकारात्मक हो सकता है। समझे, और सकारात्मक क्या होगा कि पॉजिटिव मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है, अब मोटिवेशन जिससे आपको फायदा हो, जिससे बच्चों को फायदा हो, व्यक्ति को। निगेटिव मोटिवेशन क्या है, अभी देख लेंगे। ठीक है, तो सकारात्मक अभिप्रेरणा हम पहले देखते हैं। तो जब बच्चा खुद अपनी इच्छा यानी सेल्फ इंटरेस्ट से कोई काम करता है, जैसे कि वह अपने मन से पढ़ाई करता है या खेलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सकारात्मक अभिप्रेरणा यानी पॉजिटिव मोटिवेशन बोलते हैं बच्चों। समझे, मतलब बच्चे की खुद की रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको कोई और मोटिवेट कर रहा, कोई और अभिप्रेरणा दे रहा है। उसको खुद से मन में आना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मेरा इंटरेस्ट है मैथ्स में, मैं मैथ्स पढ़ूंगा, या मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, मैं यही चीज करूंगा।
तो वो उसका सकारात्मक अभिप्रेरणा है, वो खुद से इंटरेस्ट है उसका बच्चा। तो उदाहरण क्या, बच्चा खुद मेहनत करके अच्छे नंबर लाना चाहता है, क्या करता है, खुद मेहनत करके अच्छा नंबर लाने लगता है। नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेशन, जब बच्चा डर या दबाव, समझे, डर या दबाव में आकर कोई काम करता है, समझे, डर के मारे, अब जैसे कुछ माता पिता का डर है कि मारेंगे, ठीक है, या किसी और चीज का डर है, उसके वजह से वो कोई काम करता है, तो वो क्या है, वो डर उसका नकारात्मक अभिप्रेरणा है, वो अच्छा पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं है, वो नेगेटिव मोटिवेशन है उसका। तो जब बच्चा डर या दबाव यानी प्रेशर में आकर कोई काम करता है तो उसे आपको नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं बच्चों। उदाहरण क्या है, बच्चे को डांटने या सजा के डर से पढ़ाई करनी पड़ती है, समझे, बच्चे को अगर डांटने और सजा देने के उससे बच्चा पढ़ाई करता है तो ये क्या है इसका, ये आपका निगेटिव मोटिवेशन यानी नकारात्मक अभिप्रेरणा, बच्चा खुद से मन से नहीं कर रहा है वो काम। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। नोट, आंतरिक प्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन सबसे अच्छी होती है क्योंकि बच्चा अपनी रुचि से कार्य करता है, समझे, आंतरिक जो अपने खुद के अंदर से प्रेरणा मिलती है बच्चों को, वो सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली होती है, क्योंकि बच्चा अपनी रुचि किससे कार्य करता है, और रुचि से जब वो कार्य करता है तो उसमें कार्य में मन भी लगता है, उसको सफलता भी मिलती है, सक्सेस भी मिलती है बच्चों उसको। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले हम लोग बता दें कि आप लोग हमारा चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला, ये ज्वाइन कर लें चैनल हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट्स PDF मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि आपको हैंड रिटन भी नोट्स अगर चाहिए तो आप हमको बता दीजिएगा, हम आपको हैंड रिटन भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, जी हाँ, एकदम एकदम खूबसूरत राइटिंग के साथ। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले नोट्स वगैरह के लिए, अपडेट्स के लिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के, बिना बकवास के पढ़ते हैं। विद्यालय में अभिप्रेरणा की भूमिका, यानी विद्यालय में मोटिवेशन की भूमिका क्या होती है, मोटिवेशन की। ठीक है, मोटिवेशन की भूमिका क्या होती है, क्या जरूरी है विद्यालय में। तो समुदाय, पहला आता है समुदाय के लोगों का अभिप्रेरणा। ठीक है, समुदाय को लोगों का अभिप्रेरणा, तो समाज के धनवान या शिक्षित लोग, तो समाज में बहुत अमीर लोग हैं, धनवान लोग हैं, ठीक है, जिसके पास अच्छा खासा धन है, शिक्षित लोग हैं, ठीक है, जो शिक्षित हैं, विद्यालय के कार्यक्रम में बुलाकर, विद्यालय के कार्यक्रम जब होता है ना, कभी कभी 15 अगस्त हो गया या और भी कोई कार्यक्रम हो गया, ठीक है, या फिर विद्यालय का कोई कार्यक्रम हो स्पेशल, तो उसमें इन लोगों को बुलाना जाना चाहिए। ठीक है, विद्यालय के कार्यक्रम में बुलाकर शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा करके प्रेरित किए जा सकते हैं कि वे सहयोग करें। समझे, अब कैसे होता है कि आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के स्कूल में 15 अगस्त में या कोई किसी और फंक्शन में कोई ना कोई किसी ना किसी को बुलाया जाता है, चाहे आपके कोई एल्यूमिनाई हो गए या आप ही के स्कूल से पढ़े हुए कोई सीनियर हो गए जो अभी अच्छे जगह पे हो, अच्छे पोस्ट पे हो, या पुलिस में हो, या फिर DM SP हो, ठीक है, SDM हो, ये सारी चीजें, तो इन सब लोगों को बुलाया जाता है जिससे कि उसमें से प्रेरित कर सके बच्चे को, बच्चा देख करके मोटिवेट हो सके उन लोगों को, और सहयोग भी कर सके हर चीज से। ठीक है, तो ये होता है आपका समुदाय के लोगों का अभिप्रेरणा, समझे, यानी समाज के धनवान और शिक्षित लोग विद्यालय के कार्यक्रम में बुलाकर शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा करके प्रेरित किया जा सकते हैं कि वे सहयोग करें। समझे, दूसरा आता है ग्राम शिक्षा समितियों की अभिप्रेरणा। ठीक है, इसमें क्या है, मासिक बैठक में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, मासिक बैठक में यानी मंथली बैठक में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य को प्रेरित करें कि वे विद्यालय की मदद करें। क्या करें, विद्यालय की मदद करें, चाहे फंड से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, चाहे जिससे भी रिलेटेड। इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। क्या होगी, शिक्षा व्यवस्था इससे मजबूत होगी। समझे, तो मासिक बैठक में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य को प्रेरित करें कि वे विद्यालय की मदद करें, इससे शिक्षा व्यवस्था आपकी मजबूत होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान या अवधान, अटेंशन, क्या होता है, ध्यान या अवधान, ठीक है, अटेंशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान एक मानसिक क्रिया है, क्या, मानसिक क्रिया, मेंटली वाली क्रिया है। ठीक है, जिसमें हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस, चेतना किसी वस्तु, कार्य और विचार पर केंद्रित होती है। क्या होती है, ध्यान एक मानसिक क्रिया है, यानी मेंटली क्रिया है, मेंटली वर्क है, जिसमें हमारी चेतना, हमारी जो चेतना है, ठीक है, किसी वस्तु, कार्य या विचार पर केंद्रित होती है। समझे, किसी वस्तु या कार्य या विचार पर केंद्रित होती है, उसी को आपको क्या बोलते हैं, उसी को आपको बोलते हैं ध्यान करना। ठीक है,
बिना ध्यान लगाए कोई भी चीज अच्छी तरह से सीखी नहीं जा सकती, समझे। बिना ध्यान लगाए अगर आप उस चीज के बारे में ध्यान नहीं लगाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है, तो आपको वो चीज अच्छे से नहीं सीखी जा सकती है। समझिए बच्चों, ध्यान क्या है? तो ध्यान एक मानसिक क्रिया है जिसमें हमारी चेतना किसी वस्तु, कार्य और विचार पर केंद्रित होती है। बिना ध्यान लगाए कोई भी चीज अच्छी तरह से सीखी नहीं जा सकती, समझे बच्चों। आओ आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अटेंशन, यानी ध्यान के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है सहज अवधान। क्या होता है सहज अवधान? ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनवॉलेंट्री अटेंशन, ठीक है, जो अपने आप लग जाते हैं बिना कोशिश के, समझे। अपने आप सहज, सहज जो होता है सहज अवधान, ये अपने आप लग जाता है ध्यान, बिना सोचे, हमको सोचना नहीं पड़ता। जैसे बच्चा खेलते समय ध्यान से खेल देखता है, समझे। बच्चा क्या, अगर वो फुटबॉल वगैरह खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है, कोई भी गेम खेल रहा है, तो वो खेल खेल रहा है और ध्यान लगा रहा है, उसको अटेंशन दे रहा है। तो खेलते समय ध्यान से खेल देखता है, तो उसी को क्या आपका बोलते हैं, ये अपने आप हो रहा है। इसमें आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि आप प्लान कर रहे हैं पहले से उस चीज के बारे में। तो ये हो गया आपका सहज अवधान बच्चों। दूसरा आता है अनैच्छिक अवधान। अनैच्छिक अवधान क्या होता है? फोर्स अटेंशन, ठीक है। फोर्स मतलब मजबूरी में, जबरदस्ती। तो जब ध्यान मजबूरी में लगाना पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? अनैच्छिक अवधान कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अनैच्छिक अवधान, यानी फोर्स्ड अटेंशन, ठीक है। जैसे कि तेज आवाज पर ध्यान लगाना। आप जैसे कोई तेज आवाज है, ठीक है, उस पर ध्यान लगाना कि वो क्या बोल रहा है। फिर आता है शैक्षिक अवधान। क्या आता है? शैक्षिक अवधान, इसको वॉलंटरी अटेंशन कहते हैं। तो जब हम अपनी इच्छा से ध्यान लगाते जब हम अपनी इच्छा से ध्यान लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको शैक्षिक अवधान कहते हैं। जैसे परीक्षा के समय पढ़ाई पर ध्यान देना, समझे, ये क्या है? आपका शैक्षिक अवधान है बच्चों। तो ये तीन प्रकार के आपके क्या थे? ध्यान के प्रकार थे, जिसको अवधान भी बोलते हैं। ध्यान अवधान एक ही चीज है। पहला होता है सहज अवधान, यानी बिना सोचे हम लगा देते हैं उसको, ठीक है, अपने आप लग जाता है बिना कोशिश किए। अनैच्छिक अवधान यानी फोर्स्ड अवधान अटेंशन जो होता है, ये मजबूरी में लगाना पड़ता है। और शैक्षिक अवधान, शैक्षिक अवधान क्या होता है? जब आप अपनी इच्छा से ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रकार हो गए, एक अपने आप हो गया, एक आप मजबूरी में लगा रहे हैं, जबरदस्ती लगा रहे हैं, और एक अपनी इच्छा से लगा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया टाइप्स ऑफ अटेंशन। अब आते हैं ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो ध्यान को प्रभावित करती है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन, आप पढ़ते हैं। तो बाह्य कारक, ये क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है? आंदोलन, मूवमेंट, चलती चीजों पर ध्यान जल्दी जाता है। क्या होता है? चलती हुई चीज जो होती है उस पर ज्यादा ध्यान जाता है। तीव्रता, तेज आवाज कोई हो, ठीक है, उस पर ध्यान जाएगा आपका। रोशनी जल्दी ध्यान खींचती है, ठीक है। रोशनी जो है, जैसे आपका अभी लाइटनिंग हुआ, ठीक है, बादल गरजने लगा या बिजली चमकने लगी, तो आपका क्या हो रहा है? वो हाई तेज हवाएं चल रही है, तो आपका ध्यान उधर जाएगा कि नहीं? अरे क्या मस्त मौसम बन रहा है। आप पढ़ाई भी करते होगे तो भी आपका ध्यान उधर चला जाएगा, ठीक है। रोशनी चमक गई, ये सारी चीजें आपका ध्यान खींचती है। आकार हो गया, बड़ी चीज जल्दी ध्यान खींचते हैं, जब से वो बड़ी चीजें होती हैं वो जल्दी ध्यान खींचती हैं। फिर आता है नवीनता, यानी नॉवेल्टी, यानी नया कुछ देखे तो ध्यान जल्दी जाता है। नया कोई चीज, नया चीज है, उसको देखने से ध्यान जल्दी जाता है उसकी तरफ। फिर आता है पुनरावृत्ति, यानी रेपिटेशन, बार बार देखने से ध्यान जाता है। क्या है? बार बार देखने, किसी चीज को देखिए तो आपका ध्यान जाता है। तो ये सारे क्या थे? ये सारे आपके बाहर के कारक थे, यानी एक्सटर्नल फैक्टर थे। जैसे आपका हो गया मूवमेंट, यानी आंदोलन, किसी कोई चीज चल रही है, मूव कर रही है जहां से उधर दूसरे जहां। तो अभी आप एग्जाम दे रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी सामने से कोई जाए, आपका ध्यान किधर जाएगा? आप देखोगे कौन जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? आप एग्जाम में रहते हो, एग्जाम में अपना पेपर लिखते हो, और बगल में से कोई टीचर आ जाता है, तो आपका क्या ध्यान आपका भटक जाता है, ध्यान आपको उधर चला जाता है। मूवमेंट, क्योंकि चलती हुई चीजों पर ध्यान जल्दी जाता है, समझे। तीव्रता आ गया, आकार हो गया, नवीनता आ गया, और पुनरावृत्ति आ गई, ठीक है। चलो आगे चलते। दूसरा फैक्टर जो होता है इंटरनल, यानी आंतरिक कारक क्या क्या होते हैं। आंतरिक कारक क्या? अभिरुचि। अब आप में अगर कोई काम करने में इंटरेस्ट है, ठीक है, रुचि है, दिलचस्पी है, तो आप वो काम करोगे तो ध्यान आपको उधर लगेगा। अगर आप में इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं उधर ध्यान लगेगा। तो जिसमें दिलचस्पी होती है वही ध्यान खींचता है, ठीक है। जिसमें आपकी दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट होता है, उसी में आपका ध्यान खींचता है। आदतें, आदत से ध्यान उसी दिशा में जाता है, ठीक है। लक्ष्य हो गया, उद्देश्य से ध्यान फोकस होता है। आवश्यकता, भूख में भोजन पर ध्यान जाता है। और संवेग,
पसंद नापसंद के कारण ध्यान प्रभावित होता है, समझे। तो ये सारे क्या थे, आपके आंतरिक कारक थे बच्चों। अभिरुचि, आदत, लक्ष्य, आवश्यकता और संवेग। समझ में आया अच्छे से? देखो बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, पूरी टॉपिक समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब देखते इंटरेस्ट के बारे में। अभिरुचि कई बार आया है ना, अभी हमने कारक में देखा है कि अभिरुचि, तो अभिरुचि के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं जब आगे गया तो, ठीक है। तो अभिरुचि या रुचि क्या होता है? तो रुचि क्या है? रुचि वह प्रवृत्ति है जो हमें किसी विशेष कार्य, वस्तु या विचार की ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? विशेष, कोई विशेष कार्य है, कोई विशेष कार्य यानी स्पेसिफिक वर्क है, वस्तु है या विचार की ओर आकर्षित करती है, ठीक है, उसकी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। जिसमें जैसे चुंबक हो गया ना, तो एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींचता है या लोहा को खींचता है, तो ये क्या है, ये आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो जिसमें रुचि होती है उसे सीखने और करना आसान होता है। क्या होता है? जिसमें रुचि होती है, जिस सब्जेक्ट में, जिस चीज में करने में आपको रुचि मिलती है यानी इंटरेस्ट होता है, उसे सीखना और करना बहुत ही आसान बन जाता है, समझो। आधा से ज्यादा काम आपका वही हो जाता है अगर आपने उस चीज में रुचि ले ली यानी इंटरेस्ट ले लिया बच्चों, इंटरेस्ट ले लिया। याद रखिएगा, ये इंटरेस्ट वो बैंक वाले इंटरेस्ट नहीं है, समझे, ये रुचि वाले इंटरेस्ट है। समझ में आ गया कि रुचि वह प्रवृत्ति है जो हमें किसी विशेष कार्य, वस्तु या विचार की ओर आकर्षित करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि रुचि के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या होते हैं। पहला होता है जन्मजात रुचि, जन्मजात यानी जन्म से लेकर के, जन्म में जो आपकी रुचि रहती है वो। इनबॉर्न इंटरेस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर होती है। क्या होती है? प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर होती है, उसको क्या बोलते हैं? जन्मजात रुचि है, समझे बच्चों। जैसे बच्चों की खेलना, खेलने खाने में रुचि, बच्चों के खेलने में भी रुचि, ठीक है, उनको रुचि अपने आप आ जाती है खेलने में। बच्चा पैदा ही हुआ है और उसको खिलाओगे ना तो वो हंसेगा, तो वो क्या है? वो जन्मजात रुचि है उसकी, इनबॉर्न इंटरेस्ट है, ठीक है। खाने में रुचि, खाना भी उसको खाना है, ठीक है, काम वगैरह कुछ करना नहीं है, केवल उसको खाना और खेलना और सोना, ये 3 काम करना, सोने की रुचि, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी जन्मजात रुचि है बेटे। दूसरा आता है अर्जित रुचि यानी एक्वायर्ड इंटरेस्ट, ये चीज जो एक्वायर्ड किया जाए, जो आपके बाद में आती है खुद से, तो जो अनुभव और अभ्यास से बनती है वो रुचि क्या होती है? आपकी अर्जित रुचि होती है। जैसे धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि बनना, ठीक है, कोई सब्जेक्ट है, अब जैसे हम आपको बाल विकास पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी इसमें, इस सब्जेक्ट में रुचि बनने लगेगी। तो ये क्या है? अर्जित रुचि यानी बच्चों एक्वायर्ड रुचि है, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं, 1 सेकंड रुक जाते हैं, यहाँ पे पानी पी लो, बहुत प्यास लगी है। जी हाँ बच्चों, तो ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं, ध्यान और रुचि में संबंध क्या होता है। अब इन दोनों में संबंध क्या होता है, ध्यान और रुचि में संबंध बताइए, क्या सिमिलरिटीज होती है, कैसे जुड़ा होता है। तो जिन चीजों में हमें रुचि होती है, ध्यान उसी में लगता है। क्या होता है? जिन चीजों में आपकी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, तो ध्यान भी, आपका अटेंशन भी उसी में चीज में लगता है। रुचि और ध्यान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या? दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे गणित में रुचि नहीं होगी तो ध्यान भी नहीं लगेगा, समझे। रॉस के अनुसार, रॉस ने क्या बोला था, ध्यान और रुचि किसी चीज को देखने और 2 अलग अलग तरीके हैं। क्या? किसी चीज को देखने के 2 अलग अलग तरीके हैं, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू है, समझे। तो ध्यान और रुचि एक ही चीज है, एक दूसरे से रिलेटेड है। किसी चीज को देखने के 2 अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, समझे बच्चों। तो ध्यान और रुचि का संबंध समझ में आया। जिन चीजों में हमें रुचि होती है, ध्यान उसी में आ जाता है। रुचि और ध्यान दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, समझे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी अध्याय। क्या है? स्मृति यानी मेमोरी। अब आप लोग कंप्यूटर सामने पढ़ते हो ना, तो उसमें स्मृति आता है, बार बार मेमोरी आता है, ठीक है, मेमोरी क्या होती है वगैरह वगैरह। तो अब बाल विकास में भी मेमोरी पढ़ लेते हैं यानी स्मृति पढ़ लेते हैं। स्मृति क्या होती है? व्हाट इज मेमोरी? स्मृति मस्तिष्क, ब्रेन की एक ऐसी क्रिया यानी प्रोसेस है, यानी काम है, जिसमें हम अपने पहले के अनुभव को दोबारा याद कर पाते हैं। क्या होते हैं? पहले के अनुभव को, पहले की यादों को, उसको रिकॉल कर सकते हैं यानी दोबारा याद कर सकते हैं उसको। तो यही आपका होता है स्मृति यानी मेमोरी, मेमोरी पावर, ठीक है। जब हम पहले से सीखी गई चीजों को फिर से याद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसी को स्मृति कहते हैं बच्चों। पहले से चीजी हुई सीखों को याद करना ही आपका क्या होता है? स्मृति होता है। यह एक पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन है, रेपिटेशन है यानी जो सीखा है वही दोबारा याद करना हो। क्या होता है? आपका रेपिटेशन है, ये जो सीखा है वही दोबारा याद करना है। ये सारी चीजें आपकी क्या आती हैं? ये सारी चीजें आपकी स्मृति में आती हैं। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं, स्मृति के मुख्य अंग क्या होते हैं? क्या अंग होते हैं स्मृति के यानी पार्ट्स ऑफ मेमोरी? तो वुड वर्ड दोस्तों, अगर
आपको नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम वो टॉपिक अच्छे से आपको फिर से समझाएंगे, या फिर आप वीडियो को बैक करके फिर से पढ़िएगा उस चीज को, तो आपको समझ में आ जाएगा। और नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो और अच्छे से आपको रिवीजन भी हो जाएगा, आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं स्मृति के मुख्य अंग यानी पार्ट्स ऑफ मेमोरी। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ मेमोरी होते हैं? तो वुडवर्थ थे, उनके अनुसार स्मृति के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं बच्चों। पहला पहला क्या है आपका? सीखने यानी लर्निंग। जो बात याद रखनी है उसे पहले सीखना जरूरी है। क्या? जो बात आपको याद रखनी है उससे पहले सीखना जरूरी है, तो ये क्या है? सीखना हो गया। ठीक है, पहला आपका अंग हो गया। दूसरा अंग है आपका धारणा, धारण यानी रिटेंशन, उसको अपनाना, उसको दिमाग में स्टोर करना। सीखी बात को दिमाग में रोक कर रखना, ये क्या है? आपका धारण करना। ठीक है, फिर तीसरा आता है पुनः स्मरण यानी रिकॉल करना। अब पहले सीखी वाली बातों को दोबारा याद करना, जैसे हम लोग रिवीजन करवाते हैं ना, रिवीजन आपको कराते हैं, पढ़ाते हैं तो फिर रिवीजन कराते हैं, तो क्या होता है? पहले से सीखी बातों को दोबारा याद करना ही आपका क्या होता है? पुनः स्मरण होता है। ठीक है, चौथा आपका था पहचान यानी रिकॉग्नाइजेशन। तो किसी चीज को देखकर यह समझ जाना कि हमने इसे पहले देखा और सीखा। समझे? आपने देखा होगा कई सारी चीजें आपकी होती है, आप सोचते हो कि ये चीज तो मैंने पहले देखी हुई है। ठीक है, तो किसी चीज को देखकर यह समझ जाना कि हमने पहले उसे देखा या सीखा है या हमें नॉलेज है इस बारे में। हम आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपको उस टॉपिक पहले टॉपिक आपको कहीं और से पता है या आपने क्लास में पढ़ा है, तो वो क्या हो गया? वो आपको पहचान हो गई कि हाँ ये तो मैंने स्कूल में भी पढ़ा था, हमारे टीचर ने भी पढ़ाया था ये चीज। तो क्या होगा? 4 फेज हो गए, 4 अंग होते हैं। सीखना हो गया, धारण करना हो गया उस ज्ञान को, पुनः स्मरण करना, रिकॉल करना यानी, और पहचान करना कि हाँ ये चीज मैंने सीखी हुई है। तो ये आपके क्या हो? स्मृति के मुख्य अंग हो गए बच्चों। समझे? समझ में आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, स्मृति के प्रकार देखते हैं यानी मेमोरी के टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहला था तत्कालिक स्मृति यानी इमीडिएट, तत्कालिक यानी इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी यानी तुरंत तुरंत, ताजी ताजी है एकदम। तत्काल, तत्काल टिकट होता है ना, उसी तरीके से। तो जो बात हम थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं, क्या करते हैं? जो बात हम थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तत्कालिक स्मृति यानी इमीडिएट मेमोरी। इसको टेम्परेरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेम्परेरी। ठीक है, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं, स्मृति मेमोरी, सॉरी इमीडिएट मेमोरी या तत्कालिक मेमोरी। तो जो बातें हमें थोड़ी देर तक याद रखनी होती है फिर भूल जाते हैं, उसको तत्कालिक स्मृति बोलते हैं। जैसे बच्चा किसी कविता को सुनकर तुरंत सुना देता है। क्या? बच्चा कोई कविता है, कविता सुनेगा फिर उसके बाद तुरंत आपको कुछ लाइन उसमें सुना देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद वो भूल जाएगा, तो याद नहीं होगा जब तक वो अच्छे से याद नहीं करेगा उसको। फिर दूसरा आता है स्थायी स्मृति यानी परमानेंट मेमोरी। ये क्या होता है? जो बातें हमें लंबे समय तक याद रखते हैं वो बातें क्या होती हैं? आपकी स्थायी मेमोरी होती है, वो परमानेंट मेमोरी। जैसे हम अपने स्कूल का नाम, जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ आदि याद रखते हैं। समझे? अपने स्कूल का नाम हो गया, अपना नाम हो गया, पेरेंट्स का नाम हो गया, ये सारी चीजें आपकी क्या है? स्थायी स्मृति। स्थायी स्मृति है यानी परमानेंट मेमोरी है बच्चों। समझ में आया? स्मृति के 2 प्रकार। आगे आते हैं, तीसरा आपका आता है व्यक्तिगत स्मृति यानी मेमोरी, पर्सनल मेमोरी। क्या आता है? व्यक्तिगत स्मृति। ये क्या होता है? तो जब कोई अपने बीते अनुभव को याद करता है, क्या होता है? अपने बीते हुए अनुभव को, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, क्या उसके साथ ये घटनाएं हुई थी, दुर्घटना हो गया, घटना हो गया, ठीक है, तो पास्ट बीते हुए अनुभव को याद करता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत स्मृति। समझे? जैसे आपका, जैसे कोई पुराना त्योहार हो गया, ठीक है, कोई पुराने त्योहार को आपने याद किया, दुर्घटना हो गई, कोई दुर्घटना को याद किया, हंसी की बात याद आना, कोई हंसी की बात याद आ गई जिससे आप हंसने लगे, ये सब क्या है? आपका पर्सनल मेमोरी है। ठीक है, आपने अपने जीवन की यादों को याद करने लगे, ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचने लगे, या फिर अपने गर्लफ्रेंड वगैरह के, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लवर, है ना, ये सारी चीजें क्या आ गई? आपकी व्यक्तिगत स्मृति में आ गई यानी पर्सनल मेमोरी में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा तो लाइक कर दे हमारी वीडियो को। आगे पढ़ते हैं चौथा वाला। ये क्या है? अव्यक्तिगत स्मृति यानी इम्पर्सनल मेमोरी। तो जो जानकारी दूसरों के अनुभव या किताबों, पत्रिकाओं से मिली हो उसे क्या बोलते हैं? अव्यक्तिगत स्मृति यानी इन पर्सनल मेमोरी। जैसे समाचार से आपको मिल रही है, कहानियों से मिल रही है, पढ़ी हुई बातें, ये सारी क्या है? आपकी इम्पर्सनल मेमोरी है बच्चों। पांचवा आता है आपका सक्रिय स्मृति यानी एक्टिव, सक्रिय मानी एक्टिव, स्मृति मानी मेमोरी। तो जब हम याद करके उत्तर या जानकारी देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति जैसे परीक्षा में उत्तर लिखते समय आपका क्या होता है? सक्रिय
सक्रिय स्मृति होता है यानी एक्टिव मेमोरी होती है। समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं छठा क्या होता है। छठा होता है आपका निष्क्रिय स्मृति। क्या होता है निष्क्रिय यानी पैसिव मेमोरी। एक्टिव के बाद पैसिव हो गया। तो बिना कोशिश की ही कोई बात अपने आप याद आ जाए, बिना कोशिश किए ही कोई बात अपने आप याद आ जाए, वो क्या होता है निष्क्रिय आपका स्मृति आता है। जैसे आम देखकर मुंह में पानी आ जाना, ठीक है, तो ये आपका क्या है पैसिव मेमोरी है। फिर आता है सातवां, आपका सातवां क्या है यांत्रिक स्मृति यानी रोट रोट मेमोरी। यांत्रिक मेमोरी क्या होता है कोई बात बिना समझे रट लेना, कोई बात है उसको बिना समझे रट लेना और बाद में वैसे ही याद करना। जैसे पहाड़ी कविताएं रटना, समझे, सब क्या है ये सब यांत्रिक स्मृति है। तोता क्या है, तोता की मेमोरी जो होती है वो यही होती है, यांत्रिक स्मृति होती है, समझे, वो रट लेता है बिना कुछ समझे और बाद में वैसे ही याद करता है। फिर आता है आपका आठवां तार्किक स्मृति यानी लॉजिकल मेमोरी। बात को समझ के याद करना जिसे लंबे समय तक याद रहे। बात को कोई समझना, जैसे हम आपको समझाते हैं पढ़ा करके, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं आपको समझाते हैं अच्छे से, तो ये आपके क्या ये आपके तार्किक स्मृति है यानी लॉजिकल मेमोरी में आ गया। तो बात को समझते हो आप, बिना समझे थोड़ी ना याद करते हो, तो बात को समझ कर करना जिसे लंबे समय तक याद रहती है। जैसे विज्ञान के नियम या गणित के सूत्र, ये सब आपकी क्या है लॉजिकल मेमोरी है बच्चों। फिर आपका आता है नौवां आदत वाली स्मृति, आदत हैबिट। तो जब किसी चीज को बार बार दोहराने से वो आदत बन जाती है, किसी भी चीज को बार बार दोहराओ वो आदत बन जाती है। जैसे ब्रश करना हो गया, नाम लिखना हो गया आदि, ये सारी चीजें क्या है आपका आदत वाली स्मृति है। समझे बच्चों? समझ में आया? समझ में आया ना? ये 9 प्रकार की आपकी स्मृति कौन कौन सी थी? आपकी तात्कालिक स्मृति, स्थायी स्मृति, व्यक्तिगत स्मृति, अव्यक्तिगत स्मृति, सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, यांत्रिक स्मृति, तार्किक स्मृति और आदत वाली स्मृति। समझ में आया बच्चों अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मेमोरी को इन्फ्लुएंस करते हैं यानी उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कारक होते हैं? तो अगर बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वह जल्दी चीजें याद कर सकता है। क्या कर सकता है? अगर वो मानसिक और फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट है, अच्छा है, तो वो चीजों को जल्दी याद कर सकता है, अच्छे से याद कर सकता है। जिस विषय में रुचि होगी उसे जल्दी याद करेगा। इंटरेस्ट के हिसाब से भी होता है, इंटरेस्ट भी प्रभावित करेगा उसको। बार बार दोहराने से स्मृति मजबूत होती है, समझे। कोई भी चीज को आप बार बार दोहराएं, उस काम को बार बार करें, उस चीज को उस चैप्टर को बार बार पढ़ें, उससे क्या होता है उसके आपकी स्मृति जो होती है, मेमोरी जो होती है वो मजबूत होती है। उसको आप देर तक याद कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई में भय फियर नहीं होना चाहिए, समझे। पढ़ाई वगैरह में फियर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। सही तरीके से पढ़ाई जाए जिससे जल्दी समझ में आए, समझे। सही तरीके से पढ़ाया जाए जैसे हम पढ़ाते हैं। समय समय पर टेस्ट और अभ्यास जरूरी है। ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी चीजें आपकी बच्चों फैक्टर्स हैं। क्या है? फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, स्मृति को प्रभावित करते हैं यानी मेमोरी को। समझ में आया? पानी पी लेता हूँ। आइए बच्चों अब आगे हम पढ़ते हैं विस्मरण या विस्मृति यानी फॉरगेटिंग। क्या होता है? विस्मरण, जिसको हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो जब हम पहले सीखी हुई चीज को याद नहीं कर पाते, क्या होते हैं पहले वो सीखी हुई चीज जो होती है, इंसिडेंट जो होते हैं, जो भी चीजें, वो हम याद नहीं कर पाते। कभी कभी होता है ना, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ तो आ गया, आपने फिर आपने उसको रिवाइज किया नहीं घर पे जा करके, आपने बाद में नोट्स खोल करिए, तो आप फिर अगले दिन जब क्लास में आओगे हम शॉर्ट्स नोट्स डिस्कस करेंगे तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप भूल जाते हो, आपने रिवीजन नहीं किया। तो जब हम पहले सीखी हुई चीज को याद नहीं कर पाते उसे विस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं। या स्मृति का नकारात्मक पक्ष है। क्या है? नेगेटिव साइड है स्मृति का, नहीं मेमोरी का। परिभाषा क्या? सीखी गई बात को याद करने में असफल हो जाना ही आपका विस्मरण है। क्या है? विस्मरण है बच्चों, समझे। समझ में आया विस्मरण क्या होता है? फॉरगेटिंग। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग। कितना बचा है? चलो चलो तीन ही स्लाइड है, अच्छा ठीक है। अपना चैप्टर खत्म होने वाला है, ये ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 40 से 45 मिनट होगी क्लास, ठीक है। तो विस्मरण के प्रकार हम पढ़ते हैं यानी टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग। तो पहला आता है चिन्ह आधारित विस्मरण। क्या होता है? चिन्ह आधारित विस्मरण यानी ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग, ठीक है। चिन्ह आधारित विस्मरण क्या होता है? तो स्मृति चिन्ह यानी मेमोरी ट्रेस बनने के बाद अगर वो मिट जाए या कमजोर हो जाए तो भूलने लगते हैं, समझे। जैसे स्मृति चिन्ह होते हैं, मेमोरी ट्रेस होते हैं, ठीक है ठीक है। तो आपका क्या होगा? चिन्ह आधारित स्मरण यानी ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। क्या होता है ये? तो देखो, जब कोई मेमोरी होती है, जब मेमोरी स्मृति का निशान कमजोर पड़ जाता है या मिट जाता है
तो हम वो चीज भूलने लगते हैं, समझे कैसे? तो देखो, जब हमारे दिमाग में हर यादें या जो मेमोरी होती है, एक फिजिकल या केमिकल ट्रेस छोड़ती है। क्या होती है? एक फिजिकल या केमिकल ट्रेस छोड़ती है, ठीक है। कोई भी चीज को, जो चीज याद करते हैं आप लोग, वो सारी चीजें कोई फिजिकल या केमिकल ट्रेस छोड़ती है आपके दिमाग में। अगर इस ट्रेस को बार बार एक्टिव नहीं करते हो, अगर ये जो ट्रेस है, ठीक है, ये ट्रेस को आप बार बार एक्टिव नहीं करते हो, बार बार उसको रिकॉल नहीं करते हो या उसको एक्टिव नहीं करते हो, तो वो क्या होता है? वो धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। क्या होता है? फीका पड़ जाता है वो, समझे? जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आप 5-6 साल पहले आपने एक फोन नंबर, किसी ने नंबर याद करवाया होगा, ठीक है, एक नंबर याद किया आपने, लेकिन बाद में कभी आपने उसका यूज नहीं किया उस नंबर का, तो अब वो क्या हो गया? वो नंबर धीरे धीरे आप वो नंबर को भूल गए। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका चिन्ह आधारित विस्मरण होता है, यानी ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। अब आपने उसको एक्टिव ही नहीं किया, वो जो ट्रेस है, वो नंबर का ट्रेस जो आपने स्टोर किया था अपने दिमाग में, उसको एक्टिव ही नहीं किया, उसको यूज ही नहीं किया, तो वो फीका पड़ गया, वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और फिर आप भूल गए उस नंबर को। जैसे बचपन की यादें जो समय के साथ धुंधली हो जाती है, समझे? ये सारी चीजें आपकी क्या? चिन्ह आधारित विस्मरण है, समझे? दूसरा था संकेत आधारित विस्मरण, यानी क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग, ठीक है। ये क्या होता है? जब कोई संकेत, क्लू ना हो तो बात याद नहीं आती, समझे? कोई संकेत ना हो, कोई क्लू ना हो, तो आपको वो चीज याद नहीं आती। जैसे गाना तो याद है लेकिन नाम याद नहीं है, समझे? तो ये क्या आपका क्लू आधारित हो गया, समझे? मतलब याद तो है लेकिन संकेत ना मिलने पर हमें याद नहीं आती, वो क्या आपका संकेत आधारित विस्मरण है, समझे बच्चों? अब जैसे परीक्षा हॉल में जवाब भूल जाना, लेकिन घर पे आते ही आपको याद आ जाता है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या था, लेकिन परीक्षा हॉल में उस समय आपको क्लू नहीं आया, तो उसके वजह से याद नहीं आया, क्योंकि वहां का माहौल अलग था, ठीक है। किसी पुराने दोस्त का चेहरा तो याद है लेकिन नाम नहीं, समझे? ये क्या हो गए? ये सारे आपके संकेत आधारित आ गए बच्चों, समझे? तो ट्रेस डिपेंडेंट में क्या होता है? ट्रेस का मतलब क्या होता है? निशानी हो गया, ठीक है, निशान, ठीक है। तो ट्रेस मतलब निशान हो गया, ठीक है। अगर निशान मिटा तो भूल गए आप, ठीक है। और और क्यू वाले में, यानी संकेत वाले में, आपको संकेत यानी क्लू मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके ट्रिक हो गया आपको याद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं विस्मरण के कारण, यानी कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। क्या क्या कॉज होते हैं, क्या कारण होते हैं विस्मरण के, फॉरगेट करने के, किसी चीज को भूलने के? तो पहला था सैद्धांतिक कारण, यानी थ्योरेटिकल कॉज। क्या क्या होता है? अभ्यास न करना, किसी चीज की अभ्यास न करना। अब टीचर पढ़ा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, आपने इसको अभ्यास ही नहीं करा, तो आपका क्या होगा? वो विस्मरण हो जाएगा, यानी भूल जाओगे आप। पुराने दुखद अनुभव को याद नहीं करना चाहते हैं, समझे? कई सारी चीजें, पुराने जो अनुभव होते हैं, उसको अगर आप याद नहीं करते हैं तो वो क्या होता है? वो आप भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग हो जाता है, विस्मरण हो जाता है। दूसरा कैटेगरी आता है सामान्य कारण, यानी जनरल कॉज। जनरल कॉज में क्या होता है? गलत या कमजोर सीखने की विधि। कोई विधि जो जिससे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, वो आपकी कमजोर हो या गलत हो विधि, तो उससे आपको वो बात ज्यादा दिन तक वो याद नहीं होगी, ठीक है। ध्यान और रुचि की कमी, अब ध्यान ही नहीं आपका लग रहा है उस चीज को पढ़ने में या याद करने में, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, तो आपको वो ज्यादा याद नहीं रहेगी। उम्र का बहुत कम या बहुत ज्यादा होना है, समझे? आपकी उम्र अगर कम है बहुत, तो भी आपको याद नहीं होगा, और आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, एजेड हो गए आप, तो याददाश्त तो वैसे ही कमजोर हो जाती है, ठीक है। बार बार अभ्यास या दोहराव ना करना। क्या करना? बार बार अभ्यास, यानी बार बार प्रैक्टिस मत करना, रिवीजन नहीं करना। मानसिक अवस्था, ये सारी चीजें आपकी क्या, ये सारी चीजें आपके फैक्टर्स है बच्चों। क्या फैक्टर्स हैं? किसके फैक्टर्स? जो अफेक्टिंग करते हैं, क्या करते हैं? विस्मरण के कॉज करते हैं, ठीक है, कारण। अब विस्मरण कम करने के उपाय क्या होते हैं? किस तरीके से विस्मरण को हम कम किया जा सकता है? फॉरगेट, हम लोग भूलने वाला जो हमने शक्ति प्राप्त की है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, यानी वेज टू रिड्यूस फॉरगेटिंग। तो पहला आता अच्छा और रुचिकार तरीका अपनाए, समझे? कोई रुचिकार तरीका अपनाए पढ़ने के लिए, कोई भी चीज याद करने के लिए, ठीक है। और अच्छा तरीका, खेलों और मजेदार तरीकों से पढ़ाएं, समझे? खेल से तरीके से पढ़ाएं या कोई मजेदार जिससे मन लगे बच्चे का, ठीक है। नए नए तरीके से पढ़ाना, इनोवेटिव मेथड। बार बार दोहरा करना, यानी रिपीटिशन कराना, बार बार उसको रिवाइज करवाना। भय मुक्त और आनंददायक माहौल, भय मुक्त, डर का माहौल ना रहे और इंटरटेनमेंट वाला माहौल रहे, समझे? खेलते कूदते आप पढ़ाइए इसी को। ये सारी चीजें करने से आपका जो स्मरण शक्ति है, स्मरण है, वो आपका कम होगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। समझ गया बच्चों? तो ये थी आज की क्लास, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। चलो इसी बात का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार हम लोग कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। कई सारी चीजें हमने पढ़ी है, अच्छे से एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
तो चलो हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, अभी प्रेरणा से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। अभी प्रेरणा क्या होती है, अभी प्रेरणा होता क्या है, ठीक है, कौन से लैटिन भाषा से आया, मूवियर से। ठीक है, इन आंतरिक शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए अंदर से प्रेरित करती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हमने पढ़ा, अभिप्रेरणा के प्रकार, सकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा की विद्यालय में भूमिका हमने देखी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि ध्यान या अवधान यानी अटेंशन, ध्यान क्या होता है। ठीक है, ध्यान के प्रकार हमने देखे, जैसे सहज अवधान, अनैच्छिक अवधान और शैक्षिक अवधान। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि ध्यान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक यानी इंटरनल फैक्टर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि अभिरुचि या रुचि क्या होता है। ठीक है, रुचि वह प्रवृत्ति है जो हमें किसी विशेष कार्य, वस्तु या विचार की ओर आकर्षित करती है। समझे, जो चीज में हमें रुचि होती है उसी में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, उसी में काम हम अच्छे से करते हैं। तो रुचि के प्रकार आपके होते हैं, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि। ध्यान और रुचि का संबंध क्या होता है, तो जिन चीजों में हमें रुचि होती है ध्यान उसी में लगता हमारा। गणित में रुचि नहीं होगी तो ध्यान नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा मेमोरी, स्मृति के बारे में, नया चैप्टर। स्मृति क्या होती है, तो मस्तिष्क, स्मृति जो है वो मस्तिष्क की एक ऐसी प्रोसेस है यानी क्रिया है जिसे हम अपने पहले के अनुभव को दोबारा याद कर पाते हैं। ठीक है, स्मृति के मुख्य अंग हमने देखे, पार्ट्स ऑफ मेमोरी, सीखना हो गया, धारण करना हो गया, पुनः स्मरण यानी रिकॉल करना और पहचानना। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी स्मृति के प्रकार, जिसमें होता है तत्कालिक स्मृति, स्थायी स्मृति। व्यक्तिगत 9 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत स्मृति, अव्यक्तिगत स्मृति, सक्रिय स्मृति, असक्रिय, निष्क्रिय स्मृति, यांत्रिक स्मृति, तार्किक स्मृति और आदत वाली स्मृति। समझे। फिर हमने पढ़ा स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं कौन कौन से हैं। ठीक, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं स्मृति को। आगे जाकर के हमने पढ़ा विस्मरण या विस्मृति, फॉरगेटिंग। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि विस्मरण के प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ फॉरगेटिंग क्या होते हैं। तो चिन्ह आधारित विस्मरण होता है, टेस्ट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। ठीक है, संकेत आधारित विस्मरण होता है यानी क्यू वाला। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, विस्मरण के कारण हमने देखा सैद्धांतिक कारण या और सामान्य कारण। ठीक है, थ्योरेटिकल और जनरल। फिर हमने पढ़ा विस्मरण को किस तरीके से कम किया जा सके, रिड्यूस कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। चलो फिर शॉर्ट नोट डिस्कस करते हैं। स्मृति, सीखी हुई चीजों को फिर से याद करना क्या होता है, स्मृति यानी मेमोरी। 4 अंग होते हैं, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचानना। ठीक है, प्रकार 9 प्रकार के होते हैं, तत्कालिक से लेकर के आपके निष्क्रिय वगैरह, तत्कालिक, स्थायी, सक्रिय, निष्क्रिय। ठीक है, विस्मरण यानी याद की हुई बातें भूल जाना क्या होता है, विस्मरण होता है। कारण अभ्यास की कमी, रुचि की कमी और गलत विधि, ये सारे आपके कारक होते हैं। उपाय क्या है, खेल से पढ़ाई करें, दोहराएं, रिवीजन करें, रुचिकर शिक्षण करें। समझे, इंटरेस्ट वाली शिक्षण करें। समझ में आया बच्चों, आशा करता हूँ आज आपको आज की क्लास समझ में आएगी। आज की क्लास थोड़ी लंबी थी, सेकेंड लास्ट क्लास थी ये। ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें एक दूसरे को, बेल आइकन दबा दें, हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन कर लें और हमें बताएं कि इस मंडे से आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि हमारा सैटरडे यानी शनिवार कल हमारा लास्ट क्लास रहेगी बाल विकास की 21वीं क्लास। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।